करेंगे तो पाकिस्तान और उसके रीजन्स होते हैं और कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और कभी हमारा उनके साथ एनिमी का बिहेवियर हो जाता है। इस पे आज हमने बात करनी है और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो गज़ा डिस्प्यूट है उसकी क्या शक्ल निकल रही है, उसमें से क्या अख़ज़ होगा। इस पे आज बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें जॉइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल एक्स एम्बेसडर्स हैं, फ़ॉरेन ऑफिस में बड़ा उनकी सफारतकारी के चर्चे रहे नायला चौहान साहबा। आप ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में एम्बेसडर के तौर पे रहीं, फिर आपने कनाडा में डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पे काम किया। इसके अलावा इनका एक वसी तजर्बा है डिप्लोमेट एज़ ए डिप्लोमेट। तो थैंक यू वेरी मच नायला साहबा, आज आपने हमें वक़्त दिया और हमारे बहुत बड़े शुक्रिया ही आपका। इंटरनेशनल रिलेशन पे नज़र रखने वाले डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, वो भी इस्लामाबाद में उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी आज हमें जॉइन किया हुआ है। और लंदन से एजुकेशनिस्ट हैं अमानत अली अंजुम साहब, ये भी एक एजुकेशन के अलावा गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो आज हमने ये 2 टॉपिक्स हैं, एक तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन और दूसरा जो गज़ा डिस्प्यूट है उसका मुस्लिम वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड में स्पेशली तुर्किया, ईरान, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, इनका क्या रोल बनेगा अगर ये स्प्रेड होती वार। तो नायला साहब, हम आपसे शुरू करते हैं। आपकी सफारतकारी के तजर्बे से हम आज फ़ायदा भी उठाएंगे, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए ये जो बैकग्राउंड है अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन का, क्या इसमें वजह क्या है, पैराडाइम शिफ्ट क्यों होती रहती हैं। देखिए, इट्स ऑब्वियस अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है सिंस डेकेड्स। आप 1979 से ले लीजिए, जब सोवियत इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान की, और उसके बाद से अब तक जो है वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। बेसिकली इट्स अ हेट्रोजेनस सोसाइटी। नॉर्दर्न जो है एरियाज उनकी और पॉपुलेशन है और जुबान है, जबकि साउथ में अलग है, सेंटर में अलग है। तो जो नेबरहुड है उनकी, उस पे भी उनकी इंस्टेबिलिटी के फिर असरात होते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात है, हमारे बड़े कदीमी कभी ताल्लुकात। जी। हेलो। अ, हेलो मैडम, आपको आवाज़ आ जी रही है? जी। जी जी। अच्छा। जी आ तो रही है। हाँ जी। अच्छा, तो इसकी जो पैराडाइम शिफ्ट्स होती रहती हैं, इसमें क्या रीज़न है? वही पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जो कि उनकी इंटरनल जो हालात रहे हैं सिंस 79, जी जी। उसके असरात जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रहे हैं। आप देखें कि जाहिर शाह के बाद से वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, बिल्कुल ठीक। और जो वहाँ पे सियासी टर्मोइल रहा उसका उनकी इक्तिसादी हालात पे भी असरात हुए, फिर उनके मुआशरती हालात पे भी हुए, उनके माशी हालात पे भी हुए। और फिर ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। जो हुँ। इंटरनल उनकी टर्मोइल थी, फिर वो उनके बाकी जो रवाबित थे अपने नेबर्स से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी सेंट्रल एशिया को। ताजिकिस्तान हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, जो भी हो, सबके साथ फिर वो असरात तो रहे। राइट। वेरी वेल वेल एक्सप्लेन्ड। डॉक्टर साहब, आप फरमाइए, आप किसको किस नज़र में देखेंगे? डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब का कनेक्शन नहीं हो रहा। आप जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। जी, अब आ गई, फरमाइए। से एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा की मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी जी। मैं 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखता हूँ जिसकी वजह से आप या इनकंसिस्टेंसी नजर आती है अफगानिस्तान का बिहेवियर में विज़ावी पाकिस्तान। और उसमें 3 जो फैक्टर्स हैं, वो 3 वेरिएबल्स हैं। अब वो मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नज़र आते हैं और एग्जॉस्टिव भी नज़र आते हैं। पहला जो हुँ, है, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जिसकी तरफ इशारा दिया एम्बेसडर नायला चौहान ने, या जिसे मैं स्टेट क्राफ्ट भी कहूँ, वो इनकंसिस्टेंट रहा। अगर आप उसकी तारीख को देखें,
कभी आपको डेमोक्रेटिक नज़र आता है, कभी कम्युनिस्ट नज़र आता है, कभी जिहादी नज़र आता है और कभी इस्लामिक नज़र आता है। मैं जिहादी और इस्लामी इसलिए डिफरेंस कर रहा हूँ कि तालिबान की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी वो जिहादी नेचर की थी और अब इस्लामिक नेचर की है। ज़रा वो अपने इंप्रेशन एंड इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इसकी जो रियासत की जो नेचर है वो भी बड़ी अजीब व गरीब है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया एज अ बफर जोन बिटवीन टू एम्पायर्स, जिसमें एक तरफ ज़ार रशिया था और दूसरी तरफ ब्रिटिश बरतानिया की एम्पायर। सल्तनत थी। तो जी। आर्टिफिशियल एम्पायर होने की वजह से साउथ और नॉर्थ के दरमियान में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो दोनों के दरमियान में इथनिकली आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। तीसरा, अगर आप इसको साइकोलॉजिकली देखें तो ये इनकी साइकी इस तरह की आपको नज़र आती है कि ये हर बाहर वाले बंदे को या रियासत को एलियन और एनिमी के दौर पे देखते हैं, और गालिबन उसकी वजह ये है कि लंबे अरसे तक ये जंगो जदल में रहे हैं। रशियंस को भी इसी तरह इन्होंने देखा, अमेरिकन्स को भी देखा, उससे पहले बरतानिया को भी देखा, लिहाजा पाकिस्तान को भी ज़रा इसी नज़र से वो देखते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो शेप अप कर रहा है अफ़गानिस्तान के बिहेवियर को अच्छा, और उनके डॉक्टर नेचर साहब, के अंदर आपको। जी। डॉक्टर साहब एक सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि ये उनको एनिमी या एलियन के तौर पे देखते हैं, अगर इंटरनल कोई इनको ना मिले तो फिर ये एक दूसरे को एज ए एनिमी ट्रीट करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो तो ये एम्बेसडर भी कहा साहिबा ने भी गया। इशारा दिया, आपने भी बिल्कुल बजा फरमाया जी कि जी। चूँकि हमेशा स्टेट ऑफ वॉर में रहे हैं, अगर बाहर के साथ नहीं होते तो अंदर में आपस में एक-दूसरे के साथ होते हैं। तो वो हाँ जी। जब आप वॉर के कंसिस्टेंटली वॉर की उसमें रहते हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप हर दफ़ा जंग की हालत में ही हैं हर किसी के खिलाफ। वो जिस तरह से वो हॉब्स कहता है ना कि इंडिविजुअली इंसान जो है इन अ स्टेट ऑफ वॉर रहता है अगेंस्ट ऑल। तो बिल्कुल वो कैफ़ियत आपको नज़र आती है। राइट राइट। जी अमानत साहब, आपकी नज़र में इस सारे जो हमारे तल्लुकात हैं, क्या रीज़न है? जी, बिल्कुल डॉक्टर मुनव्वर साहब जो ये आखिरी पॉइंट जो ये कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन पूरी वर्ल्ड में देखते हैं तो ये ज्यादातर लोगों को अपना दुश्मन ही ख्याल करते हैं। अगर आप रिसेंटली देखें तो अगर ये जहां भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी क्रिकेट मैच की अगर आप एग्जांपल लें तो बेशक उन्होंने वो मैच जीता है, लेकिन उसको वो सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने ये वर्ल्ड को फतह कर लिया है। दूसरी अफगानिस्तान में जो एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है, जितना ज्यादा पाकिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया है, और ये वर्ल्ड में अगर माइग्रेशन सर्वे आप देख लें तो ये पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा एक कुर्बानी है, सर्विस है अफगानिस्तान के लिए। अब अभी देख लें कि अभी जब पाकिस्तान ने एक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अगर वो पाकिस्तान जो है उनको ये कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल जो कि इलीगल है पाकिस्तान में, अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो रिसेंटली विद इन 2 मंथ्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो अटैक्स हैं मिलिट्री और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनमें एक शिद्दत आ गई है। और पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जितने भी मिसाइल पाकिस्तान को आ रहे हैं, अगरचे कि वो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर इसको शुरू से ही अच्छे तरीके से कर्टेल कर लिया जाता तो ये आज ये मसला ना होता। तो अगर बेशक हम बड़ा ही लेट ये एक्शन ले रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है ताकि हर वो कंट्री और उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं जहां पर उनको होना चाहिए उनको वही होना चाहिए। अगर चलिए आप इस पे हम इसको बात करते हैं। ये जो देखें, रेफ्यूजीज की डिपोर्टेशन है या उनकी वापसी है, जो भी आप नाम दें, सही सही वर्ड तो मैडम बता सकती हैं, डिप्लोमेटिक वर्ड क्या होना चाहिए। तो मैडम मैडम ये जो सारा हमने अब फैसला किया है पाकिस्तान ने कि इनको वापस चले जाना चाहिए, तो इसके क्या असरात होंगे? क्या ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन है या राइट डिसीजन रॉन्ग टाइम पे है? तो कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? देखिए ये डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है, डिसीजन जी। बहुत पहले से था।
और ओके इसका हम यूएनएचसीआर से भी निगोशिएट कर रहे थे। बाकी जो पार्टीज कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर रहे थे कि इनको जो है अब वापस जाना चाहिए। 45 साल से करीब होने लगा इन्हें यहाँ, हम्म और दुनिया में इतनी बड़ी आबादी इमिग्रेंट्स की इतने लंबे तवील अरसे के लिए कम ही किसी मुल्क ने किया होगा जो हमने। हमने पहले भी यूएनएचसीआर से भी जब बात हो रही थी तो उनसे दरख्वास्त यही की थी कि देखिए हम मतलब हमें एम्पैथी भी है, सिंपैथी भी है इनके हालात पे, लेकिन आप इनको बॉर्डर के उस साइड पे सेटलमेंट करें, सारे हम उनको जो है फैसिलिटीज देंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोलूजन थी, यूएनएचसीआर का पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो तो डोनर्स पे डिपेंड करते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी साइड पे ही इसे करना चाहिए। पर हमने उसके लिए उन्हें कहा था कि एक हद तक करेंगे, इसके बाद जो हमारी उनसे एग्रीमेंट थी वो एक्सपायर हो गई। हम्म उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की इसको एक्सटेंड कर दें, हमने फिर भी एक्सटेंड कर दी। तो अब जो है वो उसकी जो है ना डेडलाइन खत्म हो चुकी हुई थी। ये अफगान रेफ्यूजीज को भी पता था और बैनर जो इंटरनेशनल है स्टेक होल्डर्स उनको भी पता था। राइट तो इसमें कोई वो रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग टाइम की बात नहीं है। इट वाज अ प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन एंड देन इट हैज कम टू इट्स फ्रूशन। सो हम्म इसमें इतना जितना वो ड्रामाई बताया जा रहा है वो नहीं है। और आप देखिए कि इसमें हमने 3 कैटेगरीज की बात की। एक वो जो यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड है, दूसरी वो जो कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, तीसरे वो जिनके पास कोई कागजात नहीं है। राइट अभी फैसला जो हुआ है वो ये है कि जो 1.7 मिलियन इलीगल इन द सेंस कि दे हैव नो डॉक्यूमेंट्स नो डॉक्यूमेंट व्हाटसोएवर, जी राइट उनको पहले हम कह रहे हैं कि आप वापस जाइए। हम उनको धकेल के नहीं निकाल रहे अदनान साहब, हम उनसे दरख्वास्त करें आप वापस जाइए और फिर उधर प्रॉपर तरीके से आइए। अगर आप पाकिस्तान को एज वो स्प्रिंग बोर्ड फॉर गोइंग एल्सवेयर है तो ट्रांजिट वीजा लेके आइए। अगर आपकी बेटियां बहनें जो भी तालीम हासिल के लिए आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा पे आए। और अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन चाहते हैं तो उसके अलग प्रोसीजर्स हैं, और अगर आप इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन आना चाहते हैं तो उसके और हैं, जैसे सारी दुनिया में होता है। ये कोई नई बात हम नहीं उन्हें कह रहे, पर यह ठीक है कि क्योंकि उन्हें इतनी आदत होगी यहाँ पे खुले छुट्टी हर तरह के करतूत करने की कि उन्हें हम्म वो एक डिस्कम्फर्ट लग रहा है। फिर एक मौसम भी सर्दी का आ रहा है तो वो भी एक जो है ना चैलेंजिंग सिचुएशन है। राइट लेकिन द आइडिया इज नॉट टू बैन देम फ्रॉम कमिंग टू पाकिस्तान। द रिक्वेस्ट इज कि वो वापस जाएं और सही तरीके से दरवाजे पे दस्तक दे के घंटी बजा के घर के अंदर खिड़की राइट से छलांग ना मार के। बिल्कुल छलांग ना लगाएं। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आपने 3 कैटेगरीज इनकी बताई हैं। तो ये जो एक तो हमने कहा कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो वापस चले जाएं। अब जो दूसरे पे आते हैं जिनके पास अफगान वो है पेपर हैं या कार्ड हैं, तो वो कैन दे स्टे और दे हैव टू गो बैक आफ्टर देम? वो इट डिपेंड्स कि उनकी किस कंडीशनैलिटी पे वो यहाँ पे रह रहे थे, उसके हम्म मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए। अच्छा। एंड लास्टली जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, अब उन्होंने अपना अब वो एक जनरेशन है वो बड़ी हो गई है, 20 साल के करीब हो गई हैं, 15 साल के करीब, उनका स्टेटस क्या होगा? वो वही होगा जिसपे वो जिन कागजात पे है वो उसके मुताबिक होगा। अगर तो वो जो यहाँ पे नेचुरलाइज हो चुके हैं तो वो नेचुरलाइज है, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो अच्छा इलीगल घराने में पैदा हुए हैं तो वो जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन करा के वापस आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अच्छा, देयर स्टेटस लाइज विद देयर पेरेंट्स स्टेटस। ऑब्वियसली जिसपे वो जिस बेसिस पे वो यहाँ रह रहे हैं जी ठीक ठीक। तो ये उनको कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो दे बॉर्न हेयर तो सो दे कैन क्लेम नेशनैलिटी, ऐसा नहीं वो है? दिल हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर ना अदनान साहब। राइट बैठे ठीक बिठाए तो नहीं होगा ना, घर में इलीगल कागजों के साथ तो नहीं होगा। आई मीन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। इफ दे राइट वांट टू अप्लाई फॉर दैट दे कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक।
चलिए हम अपने दूसरे मेहमानों से पूछते हैं। मानस साहब, ये मैडम ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि क्या इसके रीज़न भी बताएं और कैटेगराइज कर दिया। अब आप क्या समझते हैं कि इनका यहाँ पे इंटीग्रेशन जो थी वो किस लेवल पे हुई और क्या इसके असरात क्या होंगे? फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछ डेफिनेटली जी, मैडम ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है और इंटर जो है सिचुएशन उसके मुताबिक है तो ऐसा ही। अब पाकिस्तान में भी ठीक है, कुछ लॉज जो हैं उनको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर यहाँ पर कुछ लोग जो पैदा हुए हैं उनके लिए कैटेगराइज उसको करना चाहिए कि अगर कोई 10 साल 20 साल से यहाँ रह लिया है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए कि वो यहाँ पर अप्लाई कर ले। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो लॉ यही है कि वो अपने कंट्री में जाएं और अपने कंट्री में जाकर उसको एक प्रॉपर वीजा हासिल करें और इस कंट्री को इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इमिग्रेशन लॉ और उनको फॉलो करते हुए आके अपनी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई करें। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि जो लॉज हैं वो इतने एक्सप्लेन्ड होने चाहिए कि उनको पता हो कि वो अगर इस तरह से रह रहे हैं, इसमें 20 इयर्स का कोई लॉ, कोई 10 इयर्स का लॉ, अगर कोई बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पर कोई एजुकेशन हासिल कर ली है और फर्दर उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने फैमिली डेवलप कर ली है, किसी की शादी हो गई है, तो उसके लिए वर्ल्ड के हर कंट्री में एक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पाकिस्तान में भी हैं। तो उनके तो उनको जाहिर है कि अकोमोडेट किया जाना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनको भी चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो किसी जिद की तरफ आए और ये कहें कि नहीं हमने इलीगैलिटी को ही लीगैलिटी समझ के यहाँ रहना है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। दोनों कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है। दोनों कंट्रीज में जो बॉर्डर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक अच्छे तरीके से उनको सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो सेटल्ड नहीं है, लॉज के मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे हैं और लॉ उनको इस चीज के लिए इजाजत नहीं देता, तो यकीनन उनको अपने कंट्री में जाकर एक अच्छे तरीके से एक वहाँ पे रहना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना चाहिए। यस, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो 45 ईयर नियरली हाफ सेंचुरी पे मुहित है ये उनका क्याम यहाँ पे, इसमें इन्होंने सोसाइटी में इंटीग्रेट कितना किया आपके ख्याल में? देखें, इंटीग्रेट किसी हद तक तो हुआ है केपीके में, लेकिन ये जो आपने 45 इयर्स का जिक्र किया, अगर पाकिस्तान की टोटल अपनी ज़िंदगी देखें तो आधे से ज़्यादा तो हमने मेज़बानी की है इनकी। और अगर आप पाकिस्तान तो हमेशा इनके साथ पीसफुल रिलेशनशिप चाहता है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हालांकि आपको याद होगा कि 1949 में यूनाइटेड नेशन में जब हमने अप्लाई किया सीट के लिए, अपनी मेंबरशिप के लिए, तो वाहिद अफगानिस्तान था जिसने मुखालफत की। उससे पहले खिलाफत मूवमेंट में जब दारुल हरब करार दिया गया था सब कॉन्टिनेंट को, तो बॉर्डर इन्होंने सील कर दिया था। अब पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर नहीं चाहता और दोनों तरफ से अपनी जो बॉर्डर हैं डिस्टेबलाइज करना नहीं चाहता, तो लाजमी बात है वेस्टर्न बॉर्डर को हम पीसफुल रखना चाहते हैं। दूसरा, हमारा जो नज़रिया जिस पे हम बने थे उसमें हमारा एक पड़ोसी मुसलमान मुल्क है, ब्रादर कंट्री है, तो लिहाजा उसके साथ हम बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तीसरा, सकाफ़ती और तारीख़ी बुनियादों के ऊपर हमारे ताल्लुकात या ट्राइबल एरियाज़ या केपीके के लोगों के इनके साथ रहें तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और चौथी बार जो माशी लिहाज से अगर देखें तो तारीख़ी लिहाज से कनेक्टिविटी, ट्रेड आपको नज़र आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमेशा से लैंड लॉक्ड कंट्री रहा है और यही वजह है कि सोवियत इंटरवेंशन के दौरान हमने इनकी भरपूर सपोर्ट की और बर्डन उठाया। तकरीबन 4 मिलियन की फिगर बनती है जो मैडम ने भी जिसकी तरफ इशारा दिया। 1.73 मिलियन जो है वो इस वक्त इलीगल रह रहे हैं, 1.17 मिलियन जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 8,80,000 जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे थे उनको सियासी तौर के ऊपर कार्ड मिला हुआ है। अब पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भुगता है बहुत बड़ा, यानी 15 लाख जो जॉब्स हैं वो जो पाकिस्तानी जो ले सकते थे वो उनसे महरूम रहे इनकी वजह से। आप अगर सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में देखें तो लगभग 50% बजट हमारा इधर चला जाता है और 22 सालों में 7 से 11 अरब डॉलर सालाना
गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान से ये बाहर ले जाते रहे हैं और इल्ज़ाम जो है वो डॉलर के स्मगलिंग का पाकिस्तानियों पे लगता रहा है। 58,000 गैर कानूनी मुकीम लोग चोरी, डाकू, रेज़नी की मुख्तलिफ वारदातों में कानून से सज़ा पा चुके हैं और उसमें दुनिया में ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। 80% से ज़्यादा जो वारदातें हैं जो सिंध के अंदर हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड हुई हैं, वो उनका डेटा हमारे नादरा के पास नहीं है। वो वही लोग हैं जो इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। और फिर एक सिक्योरिटी के हवाले से 58% जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 58% दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ये हमें मुलव्वस पाए जाते हैं। स्मगलिंग उसके सिवा आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ने अपनी फिगर जारी की, 18 अरब की बिजली ये सालाना तौर पे चोरी करते हैं। और सिक्योरिटी हमारी जो इदारे हैं उनकी जो मूवमेंट है उनकी बाहर ये खबरें ये पहुंचाते हैं, पाकिस्तानी लोगों के नाम पे सिमें लेकर ये वारदातों में ये इस्तेमाल करते हैं। अब इस ज़मीन में अमेरिका ने हर साल हमें 3.3 अरब डॉलर देने थे, जो कि हमने इनको ये जो 20-25 लाख अफगानियों के मद के अंदर वो देना वो भूल गए। और ये 20-25 सालों के अंदर तकरीबन 212 अरब डॉलर अमेरिकन ने देने हैं पाकिस्तान को। और अगर ये मिल जाए तो पाकिस्तान का कर्जा 2 दफ़ा अदा हो जाए। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कॉस्ट पे की है और उसके नतीजे में न दुनिया तस्लीम कर रही है और फिर अफगानिस्तान के लोग तो वैसे ही तस्लीम नहीं कर रहे। आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुन ही लिया है। और फिर अलग सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको कंपेन नज़र आती है, तो बड़ा दुख होता है कि हमने मेज़बानी की। और अब भी हुकूमत जिस तरह से एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा ने फरमाया, हम कहते हैं आप वापस जाएं और एक कानूनी तरीके से वापस आ जाएं। आपने एजुकेशन करनी है या किसी और जगह जाना है, कानूनी तरीके से आएँ और कानूनी तरीके से जाएं। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अभी तक भी मैडम जो सारी सूरत हाल है उसमें कोई लगता नहीं कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए अफगानी गवर्नमेंट या अफगानिस्तान के शहरी के तौर पे। वो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को कि नहीं, आप जो है ना ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इसको इंटरनेशनल जो सारा एक इसका इमेज आएगा, उस पर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए अदनान साहब, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का तो इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स IOM जो है वो इस पे बहुत काम कर रही है। आप देखिए, आप यूके में हैं, यूके में आपके पास इलीगल इमिग्रेंट्स के क्या इश्यूज हैं, EU कंट्रीज में जो है इमिग्रेंट्स के क्या इशू हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स के क्या इशू, अमेरिका में, कनाडा में क्या इश्यूज है, सारी दुनिया में ये मसाइल है। पाकिस्तान इज नॉट यूनिक, वी आर यूनिक इन द सेंस दैट वी वर हॉस्पिटेबल। बाकी ममालिक जो हैं वो इस तरह से रिसीव नहीं करते इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस तरह पाकिस्तान ने किया। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी ये जसारत होनी चाहिए कि वो हम पे उंगली उठाए, क्योंकि उन्होंने खुद जिस तरह अपने इमिग्रेंट्स के साथ बर्ताव किया है वो वाजे है, सबको पता है। आप देखिए कि अब जिस तरह EU है, $34 billion they spend on preventing entry of immigrants from Africa and other countries. राइट। 34 बिलियन। अगर वही 34 बिलियन जो है वो उन ममालिक में वो दे दें उधर इक्तिसादी हालात बेहतर करने के लिए, तो वो नहीं करेंगे। वो नहीं आएंगे, ठीक लेकिन बात। अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए $34 बिलियन वो लगाने को तैयार। राइट। तो वो डुप्लिसिटी जो है वो दुनिया में इतनी है कि आई डोंट थिंक anybody has any right to point fingers on Pakistan. As far as the Afghan refugees are concerned, वो you see उनकी जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर ने बताया डिटेल के कितनी उनकी एक्टिविटीज, चाहे वो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, चाहे वो जो है दुनिया में भी आप देखिए ये फेक आइडेंटिटी में पाकिस्तानी फेक डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्राइम और पकड़े जाते, पाकिस्तान बदनाम होता क्योंकि वो कहे राइट। जाते कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है while they were not, और they deliberately chose to stay illegal. ये नहीं है कि उनके पास चॉइस नहीं थी। आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि जो यहाँ पैदा हुए, जो शादियां हो गई, जैसे
अमानत अली साहब फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तो शादियां करके सेटल हो गए वो तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने चूज ही किया कि वो नाजायज तरीके से रहेंगे उनको जायज तरीका जो है वो तकलीफ देने लग रहा है। लेकिन जहां तक हुकूमत की बात, क्योंकि आपने अपने सवाल में दो बातें कही हैं, जी एक तो आपने सिटीजन की बात की है, दूसरी आपने बात की हुकूमत की। अब तालिबान जो हुकूमत या वो जो भी वहां रजीम है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने सिटीजन्स को किस तरह से पजीराई करते हैं, और ये उनके लिए एक अच्छा मौका है दुनिया के आगे बताने को कि वो इतने बुरे नहीं जितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। वो जो ये राइट बच्चियां खवातीन आ रहे हैं उनको जो है सही उनकी इज्जत से जगह बनाए, और जो बाकी मर्द हजरात आ रहे हैं उनको जो है वो अपने सोशल इंटीग्रेशन करें। तो ये उनके लिए एक अच्छा इमेज बिल्डिंग का मौका है। राइट। अच्छा, तो एज ए करियर डिप्लोमेट आप समझती हैं पाकिस्तान रेडी है इंटरनेशनल फोरम पे अपना केस प्लीड करने के लिए कि वी आर डूइंग राइट थिंग, वी हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग? वी हैव बीन सेइंग दैट सिंस लॉन्ग, तो इंटरनेशनल फोरम में कहाँ पे सवाल उठेगा? आप मुझे ये आई एम बताइए, आस्किंग यू। क्योंकि ये हाँ जी। इश्यूज तो हम इंटरनेशनली, चाहे वो आईओएम है, चाहे वो यूएनएचसीआर है, चाहे वो यूएन की और बॉडीज है, हर जगह हम ये बात करते आए हैं, पिछले 40 साल से करते आए हैं, कोई नई बात तो नहीं कह रहे। राइट। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अगर ये वापस जाते हैं तो वुड दे बी इंटीग्रेट इन दैट सोसाइटी इन अफगानिस्तान नाउ, और ये बेनिफिशियरी सिटीजन्स बन जाएंगे वहां पे जाके? बिल्कुल अदनान साहब, क्यों नहीं बनेंगे। मैंने आपसे जिस तरह से अर्ज़ किया कि ये तकरीबन कितने लोगों 15 लाख लोग जो हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर ही होगी ना। और देखें, ये मैडम ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तालिबान के लिए अच्छा मौका है। मुझे बताइए ना कि रियासत का क्या काम है। रियासत का काम, उसके वजूद का जो मकसद है वो तो यही है कि अपने शहरियों को लुक तहफ़्फ़ुज़ आफ्टर देम। फराहम करे, उनकी जान का, उनकी माल का, उनकी आज़ादी का। तो ये हाँ जी। तो देखें, उनके शहरी हैं तो उनको अब ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि हमारा डॉलर के मुकाबले में करेंसी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। तालिबान हाँ की जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी जी। है, खित्ते के अंदर अमन व अमान है, और पूरी दुनिया आके वहाँ पे उनकी मिनरल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि कर भी रही है। आपने देखा टर्की भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है, चाइना ने भी वहाँ की है। तो लिहाजा ये तो मौका है कि आप स्किल्ड लेबर को ले जाएं और वहाँ पे काम लाएं। आबादी तो एक एलिमेंट ऑफ पावर के तौर पे दुनिया पे लिया जाता है ना, और जी वो जी। तालीमी याफ्ता हैं, ये भी नहीं है कि सारे तालीमी याफ्ता नहीं है। तो इसमें रिलक्टेंस किस बात की है? यानी आप, ये तो वो वाली मिसाल है कि मैंने अपने घर में 3 कमरे हों, 2 कमरे मैंने बाहर से आने वालों को दिया कि भाई आप रह लें कुछ अरसे के लिए जब तक आपके हालात बेहतर हो जाएँ। वो कहते हैं अब यही हमारा है, आप निकलें यहाँ से। वो जिस तरह से इज़राइल फ़लस्तीन के केस के अंदर किए खड़ा है। यानी ये अजीब जी बात है ना। अब आप वापस जाइए और हमारा शुक्रिया अदा कीजिए। हमने अपनी रियासती ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजार दी, और यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि उनकी तालीम की, बच्चियों की तालीम के हवाले से बात होती है। भाई 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा बाहर बैठा है स्कूलों से, हम उसकी पहले परवाह करें या इनकी परवाह करें? आप बताइए, जी। आपको मुझसे ज़्यादा तजर्बा है, आप सियासी उमूर के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं अदनान भाई। आप बताइए 70, 60, 50 की दहाई में पाकिस्तान की क्या सोसाइटी और कल्चर वाइब्रेंट नहीं था? क्या दुनिया के बहुत। डिप्लोमेट्स नहीं कहते थे कि हमारा घर जो है वो काश कराची के अंदर हो, कराची दुनिया की तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पे ली जाती थी। हमारी इकॉनमी, हमारी पॉलिटिक्स जो है, हमारी इंटीग्रेशन ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती थी। उसके बाद हमें क्या मिला? दुनिया एक इथनो नेशनलिज्म, और फिर सेक्टेरियनिज्म, फिर क्लेशनकोफ कल्चर, फिर ड्रग की तरफ मैडम ने इशारा दिया, फिर हमारे पासपोर्ट और आईडी कार्ड के ऊपर दुनिया में जो इन्होंने तमाशे लगाए, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हुआ। मिडल ईस्ट में कहते थे पाकिस्तानी लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, जब ये गए तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी सारे फ्राडी हैं। तो यानी हमारा देखें ना, हमने हर तरीके से कॉस्ट पे की है रियासत की, चाहे हमारा तासुर हो, चाहे हमारी माशियात हो, चाहे हमारी समाजियात हो, चाहे हमारी सियासत हो। सियासत के अंदर जी जो कुछ हो रहा है, ये कुछ हमारे सियासतदान बेवकूफ़ी करके जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो कराची में हमले हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं,
वो बड़ा दुख होता है कि वो किस तरह के ये हमारे सियासतदान भी हैं जो इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं अपने एक पैटी इंटरेस्ट की वजह से कि जी हमें वोट मिल जाएंगे, और रातों रात 10,000 अफगानियों को जो है वो रजिस्टर कर देते हैं। तो अब बात असल में ये है कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, वापस जाना चाहिए, इज्जत के साथ वापस जाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। इस वजह से भी आज मेरी मैडम के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैडम बता रही थी कि देखिए कनेक्टिविटी जो हम चाह रहे हैं, माशी जो हलचल चाह रहे हैं खिते के अंदर खुशहाली, तो वो तो उसी सूरत में होगी जब अफगानिस्तान स्टेबल होगा और अफगानिस्तान बेहतर होगा। हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान बेहतर हो, ताकि हमारी जो ईरान के साथ, टर्की के साथ ट्रेड और उसके अलावा सीपैक के ज़रिए जो कनेक्टिविटी के ख्वाब हैं वो हमारे शर्मिंदा ताबीर हों, ताकि पूरे खिते के अंदर सबके लिए खुशहाली पैदा हो, न कि सारे पड़ोसी जो हैं वो परेशान हाल हों अफगानिस्तान की हालत से देखे हुए, और बाद में पता चले कि पाकिस्तान वाहिद जो अफगानिस्तान का केस पूरी दुनिया में उठाता है और दुनिया को कहता है इन पे सैंक्शंस न लगाएं, वो पाकिस्तान भी चुप करके बैठ जाए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप कहते हैं कि इनको रखें, यार आपको किसने कहा था कि इन पे सैंक्शंस लगाएं? पाकिस्तान नहीं कहता था इनके सैंक्शंस न लगाएं। आपने सैंक्शंस लगा दिए, उनका ऑक्सीजन आपने बंद कर दिया, और फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि अपने ऊपर भी इनको बिठा के रखें। हमारी माशी मुश्किलात देखिए, सियासी मुश्किलात देखिए, समाज मुश्किलात देखिए, कितना बर्दाश्त करेंगे। वो कहते हैं पहले खैश बिदरवेश, और दूसरा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हमने इनके ऊपर एहसान किया है, अब इनकी बारी है कि हमारे साथ नेक सलूक करें। ठीक बात। अच्छा, आपने कहा ना सोशल जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक था वो कितना सॉफ्ट या कितना अच्छा होता था। मुझे याद है 75 तक तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से बहुत से स्टूडेंट आते थे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सिक्योरिटी की वजह से चले गए कि वो अब आना इसको यहाँ पे सेफ नहीं समझते थे। तो उससे कितना वो अच्छा। हमें जो ज़र मुबादला ना मिला, हमारा जो इमेज ख़राब हुआ, वो भी सारा इसी अकाउंट में है। तो मैडम इसको अगर हम और इसको देखें कि अभी एक नई मूवमेंट देखने में आ रही है कि इनकी वापसी में वो कह रहे हैं कि जिन्हें आप जो यूके ने कहा है, बरतानिया ने, कि हमें कोई 4,000 के करीब लोग जो है हम लेके जाएंगे यहाँ से, और कोई 10-11,000 के करीब वो कह रहे हैं अमेरिका वाले, गालबन आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, वो भी इनमें से कुछ चूज करके ले जाना चाह रहे हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है इन 10-15,000 लोगों में? ये तो उन्हीं को पता होगा। और आप 1.7 मिलियन में से अगर हाँ जी, 4,000 और 10,000 यानी 14,000 लोग ले जाते हैं, तो इट्स नॉट इवन 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जी जी। तो क्यों, तो मतलब क्या उसमें इंटरेस्ट जो क्या है होगा वो इनमें? उनका जो भी मफाद है वो बेहतर बता सकते हैं, मैं उनके मफाद नहीं बता सकती। लेकिन मुझे ये बात मजाक खेज लगती है कि 14,000 लोग टोटल जो हैं, जो भी जहां पे भी जाएंगे, आपने देखा था जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो किस तरह से जहाज के ऊपर से लोग गिरे थे। जी हाँ। तो तो वो मंजर जो है आंखों से हट जाता है क्या? हम्म, सो तो आई डोंट नो कि ये कौन से हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे इस बात पे। मैंने चलिए, तो दुनिया देखी है। आई नो कि ये जो गवर्नमेंट है, हाउ स्ट्रिंजेंट दे आर व्हेन इट कम्स टू फॉरेनर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। आप तो रहते हैं इंग्लिस्तान में, आपको मालूम नहीं कि वहाँ क्या हालात होते हैं जो लोग गैर कानूनी तौर पे आते चलिए, हैं। आपका ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। तो माना साहब आप बताइए क्या इंटरेस्ट हो सकता है इनका इसमें? माना साहब की आवाज। जी। इंटरेस्ट तो साफ जाहिर है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए सर कि ये जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है ये पूरी वर्ल्ड में है। अगर आप यूके की सूरत हाल देखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तो रिसेंटली यूके ने इंतहाई कोशिश की कि वो रवांडा के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और फिर भी कैंप वो बनाया था उसमें वहाँ। कामयाब ना हुए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यूके और पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट है। जब आप यूके की बात करते हैं, आप यहाँ यूके में कुछ एरियाज जब आप वहां जाते हैं में जाएं तो वो ऐसे लगता है जैसे वो इंडिया है। अगर आप हेज एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर कोई भी शॉप ऐसी नहीं है जो कि वो सोमालिया के जो लोग हैं उनके उनके पास है।
और बाज एरियाज ऐसे हैं जैसे चाइना टाउन है और अदर एरियाज, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो रहे एट ऑल। तो पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज हैं हमारे साहब, उनको भी मेंशन कीजिए। हाँ, उसी हाँ जी, जैसे इल्फर्ड है। तो अब मसला यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि ये एक अगरचे के बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि यूके एक बड़ा एक डाइवर्सिटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। हाँ जी। भी होने की, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो इंतहाई अबतर हैं। वक्त के साथ साथ ऐसे लग रहा है जैसे वहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, निजाम नहीं है। अगर आप उन्हीं स्ट्रीट में चले जाएं, आप हेस में चले जाएं, साउथ हॉल में चले जाएं, और बहुत सारे एरियाज हैं वहां पर जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह स्ट्रीट्स हैं, और वो अपने, और जहां पर यूरोपियन आ गए हैं, ईस्ट यूरोपियन, तो वो भी इस कंट्री के साथ एक बुरा हाल कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जहां भी इमिग्रेंट्स इस तरह जाते हैं और इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उन कंट्रीज को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में चले जाएं तो सारी सारी रात आपको वेट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं आपको आपकी टर्न आती है। तो चलिए, ये तो आप एक बात कर रहे हैं ना कि इमिग्रेंट्स का जो एक फ्लड आ जाता है वो सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, मिसयूज करता है, लोकल्स के लिए फैसिलिटीज कम हो जाती हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द गाजा डिस्प्यूट। मैडम, इसको जो मामला बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर रहे हैं, वो तो इमिग्रेंट्स का और एजुकेशन के बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको टच कर लें कि जो गाजा डिस्प्यूट है, इसको आप क्या समझती हैं कि अल्लाह ना करे ये अगर स्प्रेड आउट हो गई ये बात, तो इसमें मुस्लिम वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या होगा? और स्पेशली जो तुर्किया है, ईरान है, इजिप्ट है एंड स्पेशली पाकिस्तान, इनका रोल क्या होगा इसमें? देखिए अदनान साहब, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है फर्स्टली। जी हाँ। सेकेंडली, ये सिर्फ मुस्लिम दुनिया पे ही नहीं, ये सारी दुनिया पे असर। अगर आप देखते हैं कि अमेरिका जिस तरह से इस वक्त उनकी, क्योंकि वो सियासतदान अपनी सियासत का बेसिकली वो दुकान चमका रहे हैं बिकॉज उनकी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अगर वो नेक्स्ट ईयर। फिजिकली इन्वॉल्व उस तरह हो जाते हैं तो बहुत सी कयासराइयां हैं कि शायद अमेरिका खुद जो है वो बिखर के रह जाए, क्योंकि उनके इक्तिसादी हालात भी कोई ऐसे स्ट्रांग नहीं है। उनकी जो सियासी हालात है वो भी ऐसे स्ट्रांग नहीं है। तो जो अंदर उनकी वीकनेसेस हैं वो खुल के बाहर आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी जंगें लड़ ली हुई। एक्चुअली आप तो माशाल्लाह, आपकी बड़ी गहरी नजर है, आपको बेहतर पता है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो उनकी आर्म्स इंडस्ट्री पे चलती है। सो उनके लिए राइट। जंगों में मुलव्विस होना बड़ा सूदमंद था। लेकिन अगर ये इस जंग में मुस्बत रोल नहीं प्ले करते और इसमें फिजिकली खुद इन्वॉल्व होने की करेंगे, तो खुदा ना खास्ता ये तीसरी जंग अजीम बन सकती है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। और फलस्तीन में भी ये आपको याद रहे कि सारे मुसलमान नहीं है जिनके साथ जी जुल्म हाँ। हो रहा है, उधर ईसाई भी हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। सो ये जो है पूरी दुनिया को एनवेलोप करेगा, ये सिर्फ एक मजहब या एक खित्ते पे नहीं करेगा। जी हाँ। और ये जो मैंने मेंशन किए 4 कंट्रीज, अल्लाह ना जी करे कि ऐसी सूरत हो, तो इनका रोल क्या, कोई ज्यादा रोल होगा इनका, या इन पे देखिए, इम्पैक्ट जहां इसका तक ज्यादा रोल है? की बात है, आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ लुज़ैन जो है वो इस साल कंक्लूड हो गई भी है। जी हाँ। सो अब तुर्की जो है उसका एक नया रोल हो गया हुआ है, अनलाइक आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जो राइट। तुर्किया जी। बना था वो उसकी अब एक 100 साल गुजर चुके हैं, सो उसकी एक ये नई डायमेंशंस आ नहीं, रही हैं इसमें जर्मनी भी शामिल है ना, उसमें। उसके भी 100 साल पूरा हो गया है। जी, सो एर्दोगान किस तरह उसको प्ले आउट करते हैं, ये यू कैन सी कि ही इज वेरी एक्टिव। आप देखिए कि ईरानी सदर जो है वो भी वहां पे, रईसी साहब भी गए हैं और ओआईसी समिट में, जो अभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जी। समिट हुआ था,
और जी, जी। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो आपस में मुफाहमत हुई है, वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है इस्लामी दुनिया के लिए, क्योंकि वो जो पोलराइजेशन हुई हुई थी, जिससे सेक्टेरियनिज्म बढ़ रही थी, वो अब जो है कंटेन होगी। और अगर सारे हम एक जुबान होके बोलें, जो कि जिसका मुझसे कुछ अभी पहले ही एक प्रोग्राम में पूछ रहे थे कि जी इस ओआईसी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी समिट की क्या अहमियत है, मेरी नजर में ये अहमियत है कि दुनिया को पता चल रहा है कि सारे मुसलमान, चाहे कुछ जिन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज किया और जिन्होंने रिजेक्ट किया है, सब एक आवाज से कंडेम कर रहे हैं जो कुछ वहां पे हो रहा। सो यूएन में भी आप देखें कि जो रेजोल्यूशन पे इट्स अनबिलीवेबल कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी या एग्रेशन या जो उन्होंने जेनोसाइड वहां कर रहे हैं, जी, जी। उसकी रेजोल्यूशन पे भी कितनी बहस हुई कि अगर आप हमास का नाम लेना चाहते हैं तो फिर जो असली परपेट्रेटर है उसका भी नाम लिया जाए, जो कि वो राजी नहीं है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन जो है उसकी अडॉप्शन में मसला हो गया। सो अभी हालात बहुत गंभीर और बहुत नाजुक हैं। आई डोंट थिंक वी कैन टेक इट लाइटली। इसमें सिर्फ ये हम 3-4 ममालिक का रोल नहीं होगा, इसमें बहुत पर हम पे पर्टिकुलरली, और मेरे ख्याल में ईरान इज मोर वल्नरेबल, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान को इन्वॉल्व करके तो वो जो जितनी उनको और गुस्सा मजीद निकाला जाए अपना। उनको उन पे वो कर सकें सैंक्शंस और जो भी वो उनकी आते हैं पुरानी। सो राइट। ईरान जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, डॉक्टर मुनव्वर से भी मेरी एक दफा गप लग रही थी इस बात पे, 5000 साल पुरानी जो है वो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन है जी। राइट, राइट। हाँ जी। और उन्होंने डिप्लोमेसी खेली है 5000 साल। ये न्यू हम्म, वर्ल्ड को अंदाजा ही नहीं कि डिप्लोमेसी होती क्या है, जो ईरान या तुर्की को पता है, क्योंकि जी। ये पुरानी सिविलाइजेशन है, इनको डिप्लोमेसी का आर्ट आता है। और हमारी भी सिविलाइजेशन बहुत कदीमी है, बट द पॉइंट इज कि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, और बहुत डिपेंड करता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इन जनरल एंड यूएसए इन पर्टिकुलर किस हद तक जो है वो इसमें पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार। राइट। थैंक यू, वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, मैडम। डॉक्टर साहब, आप जरा इस पे थोड़ा सा एलेबोरेट और कीजिए, फिर हमने इसको वाइंड अप भी करना है। अदनान साहब, मैडम ने जो बात फरमाई है मैं उसी को लेके आगे चलता हूँ कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और सिचुएशन एस्केलेट हो भी रही है। देखें, उसमें यूएस और कनाडा के स्पेशल फोर्सेस ने शमूलियत की ऑपरेशन में गजा के अंदर टनल के की रिकवरी के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया यूके मिलिट्री एड दे रहा है। तो और दूसरी तरफ आप लेबनान की इंगेजमेंट देख रहे हैं, यमन की देख रहे हैं, ईरान की देख रहे हैं, अफ्रीका का कोई एक कंट्री है, मुझे उसका नाम पूरा नहीं आता, फासो उसके आखिर में आता है, उसने जी, भी जी। वॉर डिक्लेयर कर दी है। साउथ अमेरिका से कंट्री हो या यूरोप से हो, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, जिसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड पहले था, फिर आज फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बम्बार्टमेंट औरतों और बच्चों की किलिंग बंद करनी होगी, और फिर बेल्जियम ने तो ये तक कहा कि इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। तो सफारतकारी डॉक्टर अपनी जगह साहब, पे हो रही है। जी डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। वन लाइनर आप दे दिए कि अभी क्या आप देख क्या रहे हैं इन वन लाइनर। ये जो मैडम ने कंक्लूजन डॉक्टर निकाला वही कि यूएस और उसका इत्तेहादी और इसराइल आइसोलेट हो रहा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और ये गंभीर सिचुएशन है। इसका नतीजा यही निकलेगा कि जो एम्पायर गिर रही थी तदरीजन, वो अमेरिकन एम्पायर तेजी के साथ गिरेगी। थैंक यू मैडम, योर वन लाइनर प्लीज ब्रीफली। My one liner is that it is a very delicate situation and it is premature to make any predictions. We just hope and pray that sanity will prevail. लवली। माना साहब, योर वन लाइनर प्लीज, एंड देन आई हैव टू से यू बाय बाय। ये है कि इसे हम एम्बुश कह सकते हैं, और जो इजराइल है उनका सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। यूके को वो ये निज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल इट वाज एम्बुश। अगर रही बात ये कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो मैडम वाली बात ही है जी कि बिल्कुल हम इस वक्त
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये किसी तरफ भी सूरत हाल निकल सकती है। जाहिर है कि अगर हम देखें कि ये जो टर्की है ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा है, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी पब्लिक सेंटिमेंट्स, ईरान की भी सूरत हाल जो है वो एक बड़ी अजीब सी है इस सिचुएशन में। जी तो सही। चलिए, बहरहाल we are sitting on a time bomb and we should play very safely। यही आज की हमारी गुफ्तगू थी। इजाजत दीजिए। बाय बाय।